बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक शहज़ाद और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज हमने पढ़ना है गॉल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। गॉल्जी ऑपरेटर्स क्या है, ये गॉल्जी ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गॉल्जी ऑपरेटर्स एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि आप इस लॉन्ग क्वेश्चन की 3 हेडिंग्स बनाएं। सबसे पहली हेडिंग बनेगी गॉल्जी ऑपरेटर्स की डिस्कवरी का, दूसरे नंबर पर गॉल्जी ऑपरेटर्स के स्ट्रक्चर का, तीसरे नंबर पर गॉल्जी ऑपरेटर्स के फंक्शन का। यानी ये 3 हेडिंग्स आप बनाएंगे, डिस्कवरी का, स्ट्रक्चर का और फंक्शन का। तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और दरमियान में इसकी डायग्राम को भी एडजस्ट करना है, और वो मैं पढ़ाते हुए आपको बताऊँगा कि आपने डायग्राम किस जगह पर एडजस्ट करनी है। अब सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी करने वाला कौन था। डिस्कवरी करने वाला था जी, उसका नाम कमीलो गॉल्जी। यहाँ गॉल्जी लिखा हुआ है, आपने पूरा लिखना है। पूरा नाम उसका था कमीलो गॉल्जी। इस बंदे ने गॉल्जी ऑपरेटर्स को डिस्कवर किया 1898 में। कब डिस्कवर किया? 1898 में। बंदे का नाम था कमीलो गॉल्जी। अगली बात इसकी यह है कि विर्चुअली ये तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में तो पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होता। यानी ये वो सेल ऑर्गेनल है जो ओनली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में या यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया जाता। यहाँ तक आपने राइट करनी है इसकी डिस्कवरी, यानी इसकी अकरेंस भी हम इसकी डिस्कवरी में डाल रहे हैं। डिस्कवरी का टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद अगली जो दूसरी हेडिंग आपने इसकी स्ट्रक्चर की बनाएगी, फिर ये स्ट्रक्चर्स पे हम चले जाएंगे कि गॉल्जी ऑपरेटर्स होता क्या है। गॉल्जी ऑपरेटर्स ही सबसे पहले ये मेम्ब्रेन का निज़ाम होता है। मेम्ब्रेन का निज़ाम होता है, वो मेम्ब्रेन फ्लैटेंड होती है, फ्लैट होती है, चिपटी होती हैं। कैसी होती हैं? चिपटी होती हैं। मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है। वो मेम्ब्रेन्स चिपटी होती हैं, वो मेम्ब्रेन्स सैग्स बनाती हैं, थैलियाँ बनाती हैं। वो थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की शक्ल में पड़ी होती हैं। दोबारा सुने, किस पर मुश्तमिल होता है ये? मेम्ब्रेन्स पर। मेम्ब्रेन फ्लैटेंड सैग्स, फ्लैटेंड का मतलब है हमवार बनाती हैं, सैग्स का मतलब थैलियाँ बनाती हैं। वो थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की शक्ल में मौजूद होती हैं। फिर थैलियों के साथ कुछ वेजिकल्स भी होती हैं, यानी वो सैग्स प्लस एसोसिएटेड वेजिकल्स कलेक्टिवली कॉल्ड गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। यानी गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो वो सैक्स और दूसरे नंबर पर वो सैक्स से एसोसिएटेड वेजिकल। तो वेजिकल्स और सैक्स दोनों को हम मजमूई तौर पर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। दोबारा सुने, सबसे पहले आपने डिस्कवरी का टाइटल बनाया। डिस्कवरी में क्या कहा जी? कमीलो गॉल्जी ने इसको डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? 1898 में डिस्कवर किया। और पाए किन में जाते हैं? ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। इसके बाद फिर हमने क्या कहा? नेक्स्ट हमने कहा ये मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होते हैं। मेम्ब्रेन जो है फ्लैटेंड होती हैं, और वो मेम्ब्रेन सैक्स बनाती हैं। वो सैक्स स्टॉक की शक्ल में होती हैं। मेम्ब्रेनस है, फ्लैटेंड है, सैक्स बनाता है। वो सैक्स एक दूसरे के ऊपर स्टॉक की शक्ल में होती हैं। अब वो सैक्स और उसके साथ कुछ वेजिकल्स होती हैं। वेजिकल्स ये हैं जो इसके साथ अटैच हैं। ये वेजिकल्स और ये भी वेजिकल है, लेकिन ये जो पूरी बनी है एक, इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये एक सैक है, थैली है। तो ये सिस्टर्नी वेजिकल या ये सैक और वेजिकल ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेटर्स कहलाते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे हम गॉल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इससे अगली बात यह है कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बनती किससे है। वो कहते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स बनती है, कुछ सेक्रीशंस निकलती हैं छोटी छोटी सैक्स की सूरत में, और सैक्स को वेजिकल्स का नाम देते हैं। प्रोबेबली हमें शक है या हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि वो वेजिकल्स कमिंग फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती हैं और गॉल्जी ऑपरेटर्स के साथ आके फ्यूज़ होती हैं। जिस जगह पे वो फ्यूज़ हो रही हैं, वो फ्यूज़ होने वाली जगह आउटर फेस है, और उस आउटर फेस को हम फॉर्मिंग फेस का नाम देते हैं। वो उसके साथ अटैच हो जाती हैं। फिर गॉल्जी ऑपरेटर्स उसको अपने अंदर से घुमाता हुआ उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करता है। उसके बाद वो एक जगह से उसको निकालता है, जहाँ से निकालता है वो कहलाता है मैच्योरिंग फेस। मज़ीद डिफरेंस हम देखते हैं कि मैच्योरिंग फेस और फॉर्मिंग फेस में क्या फ़र्क है। उससे अगली बात ये है कि ये इसके 2 फेज़ हो गए।
कि कैसे कैसे फॉर्मिंग फेस कैसे बनता है, वो उन वेजिकल्स के फ्यूज़ होने से। फिर आगे जो उसका दूसरा फेस है इनर फेस, वो उनको आगे ट्रांसफ़र करता है उन थैलियों को और आउटर इन्वायरमेंट तक ट्रांसफ़र करता है, वो मैच्योरिंग फेस कहलाता है। अगली बात इसकी फंक्शंस को आती है, फिर हमने इसके काम देखने हैं। काम ये एक तो सेलुलर सेक्रीशंस प्रोड्यूस करने का काम करता है, दूसरे नंबर पर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और तीसरे नंबर पर एक और काम जो ये परफॉर्म करता है वो है सम मॉलिक्यूल्स की मॉडिफिकेशंस भी करता है। ये तीन हमने इसके काम पढ़ने हैं। अब हम इसे डिटेल के साथ देखते हैं क्या है। सबसे पहले वही बात है, गाल्गी अपरेटस लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है और तीन आपने हेडिंग्स बनानी है, डिस्कवरी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है। फिर आएगी डिस्कवरी, यानी इसको डिस्कवर करने वाला कौन था, कमीलो गॉल्गी डिस्कवर करने वाला था। किया कब, 1898 में। ये MCQs आता है, 1898 में डिस्कवर किया, ये बेटा MCQs आता है। अगली बात है स्ट्रक्चर की, कि इसकी साख क्या है, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, ये भी MCQs आता है कि ये प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं होता, ये सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट है बेसिकली ये मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है, और वो मेम्ब्रेन्स फ्लैटेंड होती हैं, हमवार होती हैं। वो मेम्ब्रेन्स थैलियाँ बनाती हैं, वो थैलियाँ एक दूसरे के ऊपर स्टाक की शक्ल में होती हैं, वो स्टाक को हम सिस्टर्नी कहते हैं। बेटा आपके लिए दोनों ऑप्शन है, सिस्टर्नी आपने इससे पीछे वाले टॉपिक में भी पढ़ा है, सिस्टर्नी आपने इसमें भी पढ़ा है। अगर डिफाइन सिस्टर्नी आ जाए, आप ये वाले भी लिख सकते हैं, वो वाले भी लिख सकते हैं, जो मर्जी है लिखे, दोनों सही कंसीडर होगी। तो ये सिस्टर्नी कहलाती है। अब इस सिस्टर्नी के, यानी जो एक लेयर है या एक थैली है वो सिस्टर्नी है, लेकिन उस सिस्टर्नी के साथ कुछ वेजिकल्स भी हैं। जिस तरह ये वेजिकल इसके एक हिस्से में है, ये दूसरे हिस्से से इसके निकल रही है, यानी कि एक हिस्से से ये इंटर होगी और दूसरे हिस्से से इससे निकलेगी। तो ये दोनों वेजिकल्स और ये मेम्ब्रेनस निज़ाम दोनों मिलकर गाल्गी कम्प्लेक्स कहलाता है। वो हम देखते हैं किधर लिखा हुआ है, मे बी एट इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड सेंट्रल स्टाक, यानी ये न्यूक्लियस के करीब करीब चारों तरफ से अरेंज हुए होते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर्नी बाई वेजिकल ओरिजिनेटिंग फ्राम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी MCQs आता है। अभी आपको समझाया था क्या कि जो सिस्टर्नी बनती हैं या वो वेजिकल्स बनती हैं, वो छोटी छोटी वेजिकल्स के फ्यूज़ होने से बनती हैं। यानी जो सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन्स हैं या सिस्टर्नी की सैक्स हैं, वो बनती कैसे हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक निकलता है छोटे छोटे वेजिकल, वो वेजिकल्स जाके इनके साथ फ्यूज़ होते हैं, जिनकी वजह से इनका ये मेम्ब्रेन्स वाला निज़ाम बनता चला जाता है। तो बाई वेजिकल ओरिजिनेटिंग फ्राम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या आपकी बुक में उसने कहा है बड़े या बड़े डाफ, इसका मतलब होता है निकलती हैं। किससे निकलती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात भी MCQs के तौर पर आती है, ये दूसरा MCQs हो गया। अब यहाँ एक शार्ट क्वेश्चन बनता है कि गाल्गी अपरेटस किसे कहते हैं, या गाल्गी कम्प्लेक्स किसे कहते हैं। बेटा वो वही है कि सिस्टर्नी और वेजिकल्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, गाल्गी अपरेटस बनाते हैं, बस। उसके बाद है सिस्टम हैज़ टू फेस, यानी इस टोटल सिस्टम को जिसको आपने पीछे पढ़ा है उसके दो फेस हैं। एक को कहते हैं फॉर्मिंग फेस, दूसरे को कहते हैं मैच्योरिंग फेस। दो तरह के फेस हैं, फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस। आउटर फेस फॉर्मिंग फेस है, इनर फेस मैच्योरिंग फेस है। आउटर फेस कन्वेक्स है, इनर फेस कनकेव है, या फॉर्मिंग फेस कन्वेक्स है और मैच्योरिंग फेस कनकेव फेस है। थर्ड नंबर पर है फॉर्मिंग फेस को सिस भी कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये MCQs आ सकता है, आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जाके लिख दें कि फॉर्मिंग फेस को सिस फेस भी कहते हैं और मैच्योरिंग फेस को ट्रांस फेस भी कहते हैं। मैंने मज़ीद आसानी पैदा करने के लिए लिख दिया है कि फॉर्मिंग फेस न्यूक्लियस की तरफ वाला होता है, न्यूक्लियस की तरफ वाला फॉर्मिंग फेस होता है, और मैच्योरिंग फेस न्यूक्लियस की मुखालिफ सिमत वाला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ वाला। देखें बेटा ये भी दोनों MCQs आ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा फेस होता है, मैच्योरिंग फेस है,
और न्यूक्लियस की तरफ कौन सा फेस होता है, वो फॉर्मिंग फेस है। ये भी दोनों एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकते हैं। इससे अगली बात है, जो फॉर्मिंग फेस है वो बनता है वेसिकल फ्यूज कमिंग फ्रॉम साउथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि फॉर्मिंग फेस को जो फेस बनाने वाली वेसिकल्स है वो कहाँ से आती हैं, वो साउथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। पीछे भी ये बात है, ये यहाँ भी है, तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आएगी, तो इस पर भी आप निशान लगा लें। अगली बात है, मैच्योरिंग फेज से वेसिकल रिलीज़ होती है, यानी फॉर्मिंग फेज से वेसिकल्स एब्जॉर्ब होती है या फ्यूज़ होती हैं, जबकि मैच्योरिंग फेज से वो वेसिकल्स रिलीज़ होती हैं या निकलती हैं। अब अगली बात यह है, यानी वेसिकल्स कैसे मूव करती हुई नज़र आ रही होती हैं। वेसिकल बज़ाहिर ऐसे नज़र आ रही होती हैं कि ये इसके साथ अटैच हो रही हैं, इसके साथ जुड़ रही हैं, फिर इनमें से ये प्रोसेस होंगी और प्रोसेस होने के बाद ये यहाँ से रिलीज़ हो जाती, इधर से ये रिलीज़ हो जाएंगी। अब जहाँ वो आ रही हैं या जिसके साथ अटैच हो रही हैं वो है फॉर्मिंग फेज, और जहाँ से वो निकल रही हैं वो है मैच्योरिंग फेज। यानी ये वाला हो गया मैच्योरिंग फेज, और जहाँ से ये वेसिकल्स अटैच हो रही हैं या आ रही हैं ये होगा फॉर्मिंग फेज। अब अगली बात भी देख लें, जो मैच्योरिंग फेज है वो किसकी तरफ होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। जबकि जो फॉर्मिंग फेज है ये किसकी तरफ होगा, ये न्यूक्लियस की तरफ होता है, ये न्यूक्लियस की साइड पे होता है। तो अब आप गौर करें कि फॉर्मिंग फेज न्यूक्लियस की साइड क्या है, वो वेसिकल्स को फ्यूज़ करवा रहा है गोल्गी अपरेटस के साथ, जबकि जहाँ से वेसिकल्स निकल रही है वो रास्ता मैच्योरिंग फेज है, और वो मैच्योरिंग फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड वाला है, यानी न्यूक्लियस की अपोजिट साइड वाला है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी बेटा आ सकता है कि फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज ऑफ गोल्गी अपरेटस में क्या फ़र्क है। तो गोल्गी अपरेटस के इन दोनों फेजेस में डिफरेंस यहाँ मेंशन किया गया, इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर राइट कर लें। और ये इसकी डायग्राम है, कोशिश मैंने की है बेहतर से बेहतर बनाओ, आप भी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लिखना है इसका फंक्शन, कि इसका फंक्शन क्या है। बेटा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कोशिश करें इसकी हेडिंग बना के राइट करें। मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप जितना अपने पेपर को अच्छा करके रिप्रेजेंट करेंगे तो उतने आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें आप इस फंक्शंस को भी पॉइंट बना के राइट करें। 3 तकरीबन पॉइंट बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेल सेक्रीशन, यानी ये सेल की कुछ सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है, सेल्स के मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है। तो सेल प्रोड्यूस सेक्रीशंस बाई राइबोसोम, के सेल ने जो कुछ प्रोड्यूस करना होता है वो प्रोड्यूस करता है राइबोसोम। ये 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। राइबोसोम्स अगर प्रोटीनेशियस मटेरियल है तो राइबोसोम बनाएगा, एंजाइम वगैरह तो भी राइबोसोम बनाएगा। तो राइबोसोम इनको मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर करने के बाद वो भेज देगा इसको गोल्गी अपरेटस के पास, और गोल्गी अपरेटस के बाद ये चला जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा, फिर गोल्गी अपरेटस के पास जाएगा। गोल्गी अपरेटस उसको प्रोसेस करेगा। दोबारा सुने ये बात, राइबोसोम ने सेक्रीशन प्रोड्यूस किए हैं, राइबोसोम प्रोड्यूस करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में चला जाएगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको ट्रांसपोर्ट करके पहुंचा देगा गोल्गी अपरेटस के पास। फिर अगला काम शुरू हो जाता है गोल्गी अपरेटस का। गोल्गी अपरेटस उसको प्रोसेस करता है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर उसको आगे उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। तो सेल सेक्रीशंस में क्या होगा, सबसे पहले सेल इन सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है, कैसे, राइबोसोम्स के ज़रिए। राइबोसोम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको ले जाएगा गोल्गी अपरेटस तक। उसके बाद क्या होगा,
कि बिफोर एक्सपोर्ट होने से पहले ये पैक भी होते हैं और फिनिश भी होते हैं, यानी इनको फाइनल टच दिया जाता है, पैक्ड होते हैं, फिनिश्ड होते हैं, उसके बाद ये प्रोडक्ट बन गई, जहाँ इसको भेजना हो वहाँ भेजा जाता है। उसने एग्जांपल दिए जिस तरह हमारा पैंक्रियाज है वो एक सेक्रीशंस प्रोड्यूस करता है ग्रैन्यूल्स की सूरत में, और वो सेक्रीशंस मुश्तमिल होती हैं डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पर, चाहे हम हैं या हमारे जैसे दूसरे मैमल्स हैं। तकरीबन वो कहते हैं तमाम मैमल्स की डाइजेशन में ये प्रोसेस होता है। पैंक्रियाज ग्रैन्यूलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जिसमें मुख्तलिफ तरह के मटीरियल्स हो सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनको बनाने में भी इस गार्जी अपरेटस का रोल है कि in mammals produce granules containing enzymes in pancreas help in digestion. Golgi complex has role in the manufacturing of these granules. Next, transportation. सिंपल सी बात है कि ये materials की transportation में भी इन्वॉल्व होता है। थर्ड एंड लास्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड्स को मॉडिफाई करने का काम भी करता है, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट्स बनाए गए हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स के साथ जोड़ के कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना देते हैं जिन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोटीन्स के साथ कंबाइन कर देते हैं जिससे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं। तो उनके बनाने में भी इसका रोल है कि ये ऐड करता है कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स और प्रोटीन में। लिपिड्स में ऐड करेगा तो ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन। इन दोनों के बनाने में भी इसका रोल है। दोबारा सुने बेटा, कोशिश करें डायाग्राम आप डिस्कवरी के बाद में ले जाएं और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में उसको ऐड करें। लास्ट में फंक्शन लिखें, फंक्शन से पहले डायाग्राम को आपने बनाना है, फंक्शन में नहीं बनाना। फंक्शन से पहले बेशक आप स्ट्रक्चर के लास्ट में जाके राइट करें, लेकिन फंक्शन से पहले आपने इसकी डायग्राम को ड्रा करना है और 3 हेडिंग्स बनानी है, डिस्कवरी की बनानी है, स्ट्रक्चर की बनानी है और फंक्शन की बनानी है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।